उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनी है जहां पर कोई सोच नहीं सकता था कि इन राज्यों में, क्योंकि क्षेत्रीय दल इतने हावी थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी पैर जमाएंगे अपने। उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार, बीजू जनता दल को हरा करके इस बार 21 में से 20 लोकसभा सीटें और विधानसभा में फुल मेजॉरिटी। ये वाकई में एक बड़ा राज्य, उड़ीसा जैसा मिनरल रिच राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है और बरसों बरस की वहां पर अपने काम की अपनी जड़ें बनाने के बाद जीती है, जिसमें 2014 से और 2010 के बीच में जबरदस्त तेजी आई थी मोदी और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। कट टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मुझे इस चुनाव में अच्छे से याद है, जब हम चुनाव से पहले बात करते थे कि बीजेपी कहां कहां जो है अब इस बार खाता खोल सकती है, लोग केरल मानने के लिए तैयार थे, तमिलनाडु मानने के लिए तैयार थे, आंध्रा मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये लास्ट स्टेट था जहां कहते थे कि बीजेपी कुछ करेगी। कहा जा रहा था, कभी कभी दबी जुबान से निकल जाता था। लेकिन सबसे कम गुंजाइश सब बताते थे आंध्रा में, क्या आंध्रा के तभी आप ये देखिए ना, ये भी देखिए, आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। बिल्कुल। जब 1977 में भी जब जनता पार्टी का वेव चल रहा था, तो कई ऐसे राज्य थे जिसने, आंध्र प्रदेश एक था जिसने कांग्रेस पार्टी को संभाला, बचाए रखा था। तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य था उस समय जिसने उस समय भी कांग्रेस को बचाया। तो वही कह रहा हूं, उस आंध्रा में तो कोई चांस ही नहीं दे रहा था ना बीजेपी कुछ कर पाए। उसमें ये भी जोड़िए सौरभ जी, जब 84 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के रह गई तो एक सांसद आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, ये हिस्ट्री ये भी बताती है। लेकिन उस आंध्रा के अंदर पहले तो पार्टनर से ही चुनना, ये सही है कि बीजेपी वहां जूनियर पार्टनर है, लेकिन पार्टनर तो पार्टनर होता है ना, और सामने वाला भी आपको छोड़ सकता था। चंद्रबाबू नायडू इस बार चाहते थे भाजपा के साथ रहना, बीजेपी को तय करना था कि किसके साथ रहे, तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को चुना जगन मोहन रेड्डी की जगह पर, और उसका आपने नतीजा उसने देख लिया आपने। तो ये तो मैंने आपको आंध्रा की सुरक्षा कुछ बोल रहे हैं। मैं कहता हूं उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बना उनके बारे में 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये भैया 97 में सरपंच बने, लेकिन उसके पहले ये बच्चों को पढ़ाने के लिए 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे वहां पर स्कूल में पढ़ाने के लिए। वो पढ़ाते थे बच्चों को, और पढ़ाने के अलावा उनके लिए भात बनाते थे कि बच्चों को खाना नहीं मिलता था, इतनी गरीबी थी, तो अपने साथ चावल लेके जाते थे, चावल बनाते थे और बच्चों को चावल खिलाते थे। उसके बाद शिशु मंदिर के स्कूल में गए। कई बार ऐसा होता था कि ये रात को अपनी धोती कुर्ता धोते थे, एक धोती कुर्ता रहती थी इनके पास, रात को धोते थे, सुबह सुखाते थे और वो पहन के जाते थे। 7-7 दिन धोती कुर्ता बदलने के लिए इनके पास स्थिति नहीं थी। उस गरीबी से आया हुआ ये आदमी है, और उसके बाद का जीवन वैसा ही रहा। 2000 में विधायक बने, 2009 में बने, उसके बाद भले ही नहीं बने वो, फिर 19 में वो 24 बने, लेकिन जीवन उनका वही सादगी भरा। लेकिन सर वो तो ऐसे तो बीजेपी के अंदर बहुत लोग मिलेंगे और पार्टियों में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्रियों का चयन कर रही है, और साथ साथ ये जो डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले जो लागू कर रही है, इसके पीछे क्या सोच है? छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव साहू को बनाना हो मुख्यमंत्री, यहाँ मोहन यादव को बनाना हो, वहां भजन लाल शर्मा को बनाना हो, या फिर अब यहां पर मोहन मांझी को बनाना हो, ये सारे लोग बीजेपी के तंत्र के अलावा अननोन फिगर्स हैं, पब्लिकली लोग इनको नहीं जानते थे। तो एक तो ऐसे आदमी का चयन क्यों, और इनमें क्या खासियत है? और ये हर जगह इनके साथ ये डिप्टी सीएम, यूपी में भी डिप्टी सीएम लगा रखे हैं, क्यों ये जरूरत है इसकी? इसके कई कारण रहते हैं। देखिए, कई बार कास्ट फैक्टर रहता है पार्टी का कि भाई कहीं अगर उन्होंने राजस्थान के अंदर अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया है, तो एक ठाकुर उप मुख्यमंत्री बना दिया है, एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री बना दिया। जाति के समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि वहां पर प्रदेश में 2 या 3 बड़े नेता रहते हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार रहते हैं, तो पार्टी सबको साथती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे कि योगी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं है केवल, कहां पर? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में है, एमपी में भी। हाँ, मध्य प्रदेश में है, उप मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है मोहन यादव के साथ। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, ओबीसी लीडर माने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जातिगत समीकरणों को पार्टी ध्यान में रखती है, और इसके अलावा नहीं, लेकिन इससे सरकार चलाने में सहूलियत होती है या परेशानी बढ़ती है, पेचीदगी बढ़ती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन रहता है, संगठित ऑर्गेनाइजेशन है, जिम्मेदारी रहती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का अलग काम है, जो उप मुख्यमंत्री बनता है उसके पास विभाग रहते हैं, जितने भी उप मुख्यमंत्री सबके पास एक एक विभाग दिया गया, अपने विभाग का काम करते हैं। कंट्रोल मुख्यमंत्री का रहता है, इसमें कोई दौर नहीं। विभाग दिए या विवाद दिए, इस पर बहस हो सकती है, खास तौर पर यूपी को देखते हुए। देखिए, होता क्या है कि जब आप मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी बनाते हैं, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या आप डिप्टी को काम करने दे रहे हैं या नहीं काम करने दे रहे हैं। यदि आप सेंट्रलाइज सिस्टम रखेंगे जिसमें आप प्रतीक के तौर पर आप 2 उप मुख्यमंत्री आप रखे हैं,
और उनको वो काम कर ही नहीं सकते हैं, एक ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकते। यदि उनके पास कोई भी काम करने की आज़ादी नहीं होती है, नीतिगत फैसले लेने के अतिरिक्त, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आपसी टकराव का रास्ता खोलता है। सही। मजेदार बात यह है कि सत्ता जब नहीं होती है तो संघर्ष बाहर होता है, और सत्ता जब आती है तो संघर्ष अपने अंदर बिल्कुल खड़ा सही, होता है। बिल्कुल सही। वही एक स्थिति आती है। एक चीज और मुझे जो लगता मैं एक है, उदाहरण थोड़ा सा दे देता हूं। अब जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर के है, योगी जी के साथ दो चेहरे लाए गए, एक ब्राह्मण कम्युनिटी से और एक ओबीसी कम्युनिटी से। अब ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखेंगे कि ब्राह्मण कम्युनिटी जो है ये कहता है कि ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुर कम्युनिटी कहता है ये ब्राह्मणवाद चलता है। अब ये दोनों का संघर्ष आप देखिए, उसको मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पाठक जी को लाया, और वो पाठक जी कैसे थे जिनका कोई संघ से कोई रिश्ता, दूर दूर तक का रिश्ता नाता नहीं है। वो भारतीय बीएसपी से आते हैं, वो टहल टहल करके सारे जगह से आते हैं। ऐसे में जनता के साथ, संघ के स्वयंसेवकों के साथ, ओबीसी वाले मुख्यमंत्री वाली बात कीजिए ना, तो उसमें बहुत खबरें आजकल। दूसरा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को है, केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य एक कम्युनिटी के आइडेंटिटी है, लेकिन ये कम्युनिटी में कहीं ना कहीं ये धारणा चली गई कि भाई ये आदमी जो है वो सिर्फ प्रतीक के लिए है, इनको पावर नहीं दिया जाता, ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ अनुभव के आधार पर भी मुझे लगता है कि इस बात में थोड़ा सा डिबेट कर रहा हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन उससे अब यूपी की बात आ गई। तो खबरें आजकल खबरें क्या है? खबर सर, यहाँ अब थोड़ा सा यूपी की छकल्लस करने का मौका है। नहीं, आप जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिनको लाया गया उनके बारे में बहुत सारा ऐसा रूमर फैला कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से थोप दिया है। ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह सकता हूं, वो संघ के ही स्वयंसेवक हैं और उन्हीं बैकग्राउंड से, उसी रास्ते से। ये बताइए हर्षवर्धन जी, यूपी की जरा बात निकली है तो कर रहे हैं हम भाई। आज मैंने कहीं पढ़ा कि केशव प्रसाद मौर्य अचानक से बड़े एक्टिव हुए हैं, दिल्ली में भी कई लोगों से मुलाकातें वो कर रहे हैं। कल लौटे हैं। कल लौटे हैं, कल शाम की फ्लाइट। मुख्यमंत्री की बैठक में वो थे नहीं, तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या मतलब वो कुछ चाह रहे हैं क्या? मतलब कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक चेहरा वो भी हो सकते हैं क्या? क्या मतलब क्यों है अचानक इतना? ये कल से ही अचानक चर्चा उनको लेकर। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि क्या वो भूपेंद्र चौधरी, जो कि उन्होंने भी शायद वो कहा है कि हम त्यागपत्र दे रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दो ही लोगों की ऐसी नैतिक जिम्मेदारी की खबर आई, एक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा किसी की खबर भी नहीं आई, हालांकि ये दोनों ने स्वीकार किया गया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से बेचैन है। पिछले कार्यकाल में भी उनकी जो स्थिति थी वो योगी आदित्यनाथ से लगातार एक तरह से कहें कि संघर्ष चल रहा था। और ये तो सच है कि योगी जी पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं, तो और किसी की कुछ गुंजाइश काम करने की होती नहीं। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में चुनाव हार गए पल्लवी पटेल से, जो अनुप्रिया की बहन है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा डाउन हो गए। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनवाया, और कह कर बनवाया। अब दूसरे जो उप मुख्यमंत्री आए, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि ब्रजेश पाठक किस नीति के तहत लाए गए हैं, ये सवाल खड़ा होता है। इनकी बेचैनी क्या है? क्या चाह रहे हैं? इनकी बेचैनी यही है कि इनको कोई अधिकार नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य की ये तो देखिए, हर व्यक्ति की राज्य में जो महत्वाकांक्षा होती है वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है। अब उनको दिख रहा है कि अब उस कुर्सी पर कहीं वो जा नहीं सकते हैं, तो अब या तो वो सेंट्रल में किसी बड़े एडजस्टमेंट की तरफ हो सकते हैं। और कल से ये खबर चली, हालांकि ये खबर अभी एकदम से ही आई अभी, और किसी पुख्ता सोर्स से नहीं आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक नाम ये भी जुड़ सकता है। तो अभी तक चूंकि पुख्ता नहीं आया है, लेकिन एक बात तो है कि भाई देश के सबसे बड़े राज्य से हैं, मौर्य हैं, विश्व हिंदू परिषद के रास्ते आए हैं, अशोक सिंघल जी के बड़े पक्के वाले चेले हैं, उन्होंने ही पूरा राजनीतिक करियर इनका उन्हीं की वजह से। तो वो कहते हैं ना कि जो बायोडेटा बनता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अनुराग ठाकुर का नाम है, जैसे दूसरे नाम है, उसमें एक नाम और ये जुड़ गया है। तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल, अनुराग ठाकुर और अब ये केशव प्रसाद मौर्य, ये कई नाम जुड़ गए हैं। और अब दूसरी तरह से देखें तो मोदी जी के राज में बहुत फर्स्ट होता आया है, तो क्या पहली कोई महिला अध्यक्ष भी मिलेगी? ये भी बड़ा नाम चल रहा है। अब उसमें कई नाम हैं, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग नाम है, लेकिन उन नामों को मैं भी, जिसको कहते हैं फिर भी नहीं, एक शायद आंध्रा वाली जो महिला उनका चल रहा है। नहीं, पुरंदेश्वरी तो वो बनने जा रही हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के लिए अभी तक की जो स्थिति है। हाँ। लेकिन अब ओवरऑल कहें तो केशव जी शायद इसी के बीच में कुछ रास्ता खोज रहे हैं, और उनकी बहुत जबरदस्त मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई, और जो सबसे बड़ी बात,
थोड़ा प्रसन्न होकर लौटे हैं, खुश होकर लौटे हैं। बता नहीं रहे हैं। कुछ कल प्राप्त हो शाम गया की है। वापसी हुई है, लेकिन चलिए प्रसन्न अब जरा होकर मैं दूसरी बात पर आता हूँ। उड़ीसा में सरकार बनाई, आंध्रा में सरकार बनाई, ये सारा बेल्ट क्या है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी नीचे और कुछ हिस्सा मुझे लगता है आंध्रा का भी, ये सब ट्राइबल बेल्ट वाले इलाके हैं। नॉर्थ ईस्ट को अगर आप छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल होते हैं, उनके अलावा यही राज्य हैं जहां पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत मिलती है। ट्राइबल पॉपुलेशन हिंदुस्तान की एक अच्छी आबादी वाली पॉपुलेशन है और कई राज्यों में बहुत प्रभाव पड़ता है उनका। ये बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब बनकर के इस चुनाव में उठा। मैं उसकी बात आपसे करना चाहता हूं। जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों के अंदर टोटल जो एसटी सीट्स हैं, ट्राइबल सीट्स हैं, वो है 23। अब इन 23 में आप बीजेपी का अगर स्ट्राइक रेट निकालेंगे, 2014 में 17 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2019 में पीक पर गई, 18 सीटें 23 में से जीती इन 5 राज्यों में, लेकिन 2024 आते आते वो घटकर 11 हो गई। और झारखंड में तो संकट ऐसा हो गया कि 5 रिजर्व सीट पांचों हार गए। पांचों की पांचों हार गई। हालांकि वहां का समीकरण एक हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से एक अलग था बाकी राज्यों में, लेकिन सब जगह अगर आप देखेंगे तो आप क्या मानते हैं, मतलब सब कुछ करने के बाद, ट्राइबल सीएम, डिप्टी सीएम, ट्राइबल राष्ट्रपति सब देने के बाद, इस चुनाव में कुछ भरोसा कम हुआ है या केवल हम झारखंड को उसमें से एक माइनस फैक्टर माने, बाकी जगह नहीं है ऐसा? देखिए, अगर 2019 से अगर तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 84 सीट्स एससी के रिजर्व है और 47 एसटी के लिए रिजर्व सीट आती है लोकसभा के अंदर, उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी के 303 सीटें जीतने में एससी एसटी वर्ग का बड़ा भूमिका थी। इस बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि 5 साल बाद जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि बहुत काम किया, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं बहुत रही, ट्राइबल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद बहुत ज़्यादा फोकस किया था। बिरसा मुंडा के लिए वो झारखंड गए थे, उस दिवस पर उन्होंने कई योजनाएं शुरू की और आदिवासी लोगों के लिए तो कम से कम 5,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि उनके लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। हेल्थ को लेके, एजुकेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लेके स्पेशल योजनाएं लागू की थी। उसके बाद भी आदिवासी वर्ग लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सेंटिमेंट क्या होगा। और झारखंड के अंदर जिस तरीके से हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से चंपई सोरेन ने वहाँ कैंपेन चलाया, जिस तरीके से शिबू सोरेन ने वहाँ आदिवासी समाज को पत्र लिखा कि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है, ये मेरे आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है, और उसका असर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झारखंड के अंदर हुआ। इस वर्ग में भी, ट्राइबल वर्ग में भी क्या वो आरक्षण वाला मामला चला गया क्या? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है मोटा मोटी सारे प्रश्नों का प्रश्न के केंद्र में यही बात आकर के रह जाती है कि इतने काम होने के बावजूद भी, जब हम बात करते हैं कि ट्राइबल बेल्ट्स में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना काम किया, दलितों के लिए इतना काम किया, मुसलमानों के लिए इतना काम किया, ओबीसी के लिए इतना काम किया, मुझे नहीं लगता है कि समाज का कोई भी वर्ग वंचित रहा हो नरेंद्र मोदी के काम राष्ट्रपति से। आदिवासी बनाया सर। एक मिनट, प्रतीक के तौर पर आप देखें कि प्रतीक के तौर पर राष्ट्रपति लाया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। इसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पा रही है? तो कहीं ना कहीं उसके मूल में यदि जाते हैं तो मुझे एक चीज बड़ा लगता है, कहीं ना कहीं संगठन जो है वो बहुत कमजोर तरीके से काम किया। संगठन अपने कामों को भारतीय जनता पार्टी के काम को जमीन तक नहीं ले पाई और जो बाहर से अटैक हुआ उसको काउंटर ठीक से नहीं कर ठीक है पाई। सर, चलिए। लेकिन आज बीजेपी के लिए अच्छी खुशखबरी वाला दिन है। 2 राज्यों में एनडीए की, एक जगह पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी जगह पार्टनर के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है।